अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज वर्किंग ऑफ नोड.js. नोड.js काम कैसे करता है. एक्चुअली नोड.js की वर्किंग में ना बहुत सारे बड़े बड़े टर्म्स हैं और ये सारे टर्म्स ना इंटरव्यू में पूछे जाते हैं. एटलीस्ट जब आप फ्रेशर लेवल पे इंटरव्यू दे रहे हो तो इनमें से कोई भी टर्म पे आपको सवाल पूछा जा सकता है. पहला जो टर्म होता है उसका नाम है कॉल स्टैक. इस पे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. दूसरा जो सवाल है उसका नाम है नोड एपीआई. इस पे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अगला है, इसको कहते हैं कॉल बैक क्यू. इस पे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. देन एक सबसे बड़ा सवाल जो हम पूरा पढ़ रहे हैं प्रोग्राम, वो है वर्किंग, कि नोड.js वर्क कैसे काम करता है या नोड.js का आर्किटेक्चर क्या है. तो ये कुछ सवाल है जो इंटरव्यूज में काफी पूछे जाते हैं और हमारी वर्किंग भी समझाते हैं कि नोड काम कैसे करता है. तो इन पर्टिकुलर चीजों के लिए हमको एक डायग्राम बना के उसको सेट में समझना पड़ेगा. ठीक है, तो क्या करते हैं, एक बार आर्किटेक्चर बना लेते हैं नोड.js का. तो हम यहाँ पे एक डाल लेते हैं. आप लोग ये जो आपको डायग्राम बना रहा हूं, ये डायग्राम आपको नोड.js की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा. ठीक है, आप वहां से गो थ्रू कर सकते हो. बाकी मैं बना के समझा भी रहा हूं. यह है नोड.js का आर्किटेक्चर. फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हम यहाँ पे ना एक कोड लिख लेते हैं. तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू 1. ठीक है, उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे कॉन्स्ट बी इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे मैंने लगा दिया कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी. इस तरीके से एक कोड लिखा है छोटा सा. ये पर्टिकुलर कोड जो है ये हमारा है इनपुट. अगला जो कोड आएगा दैट इज कॉल्ड एज आउटपुट. ठीक है, ये आउटपुट स्क्रीन होगी. मैं इनको बॉक्सेस में डालता हूं आप लोगों को समझाने के लिए. ये पहला बॉक्स है, ये आउटपुट का बॉक्स है यहाँ पे. उसके बाद बात करते हैं अगले बॉक्स की. एक बॉक्स यहां पे होगा. इस बॉक्स का नाम होता है कॉल स्टैक. ये करता क्या है वो भी समझ के चलेंगे. इसके बगल में यहां पे एक और बॉक्स होता है, उसका नाम है नोड एपीआई. ये वर्चुअल चीज है, मतलब ये कहीं पे प्रेजेंट नहीं है. ये अंदर काम कैसे हो रहा है नोड.js में वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं. ठीक है, यहां पे एक और चीज आती है जिसको बोलते हैं इवेंट लूप. और यहां पे एक और चीज है जिसका नाम है कॉल बैक क्यू. अब इनके लिए कुछ बॉक्सेस बनाते हैं जिसको समझाने में इजी रह जाए चीजें. ये नोड एपीआई हो गया और यहां पे इसको डालते हैं कॉल बैक क्यू. ठीक है, अब प्रोसेस समझना है, ये प्रोसेस काम कैसे करता है. इस प्रोसेस को काम करने के पहले आप एक चीज समझ लीजिए. जिन लोगों ने सी लैंग्वेज नहीं पढ़ी है उनके लिए बता रहा हूं कि हमेशा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक फंक्शन होता है जिसका नाम है मेन फंक्शन. वो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दिखे या ना दिखे, वो फंक्शन हमेशा उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रेजेंट होता है. और मेन फंक्शन एकमात्र फंक्शन है जो पूरे कोड के एग्जीक्यूशन के लिए, पूरे कोड को चलाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है. जब तक आपका कोई भी कोड मेन फंक्शन तक नहीं पहुंचता है तब तक वो कोड रन हो नहीं सकता है. सही, तो हम कोड की स्टार्टिंग से देखते हैं. सबसे पहले पहली लाइन आई कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू 1. ये सीधी जाती है किसके पास, मेन फंक्शन के पास. फिर दूसरी लाइन आई कॉन्स्ट बी इज इक्वल टू 2. ये सीधी जाती है मेन फंक्शन के अंदर. दोनों किसके पास रहेगी, मेन फंक्शन के पास रहेगी. अब बात यह आती है कि जो कंसोल डॉट लॉग है वो अपने आप में एक फंक्शन है. ठीक है, वो मेन फंक्शन के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि सी लैंग्वेज ने एक चीज बताई थी कि कोई भी फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर नहीं जाता है. तो क्या होता है ना, सारा लाइन ऑफ कोड, जैसे ये दोनों लाइन ऑफ कोड था, इनमें फंक्शन नहीं था, ये दोनों किस में चल जाएंगे, मेन फंक्शन में. ठीक है, अब जो कंसोल डॉट लॉग है वो अपने आप में एक फंक्शन है. तो वो फंक्शन कहां जाता है, वो फंक्शन जाता है मेन के ऊपर, यहां पे इस तरीके से. तो क्या होता है, ये कॉल स्टैक क्या करता है, कॉल स्टैक आपके प्रोग्राम में जो भी लाइन ऑफ कोड चल रहा है उन सारे लाइन ऑफ कोड का हिसाब किताब रखता है. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रजिस्ट्री. क्या करवाता है, रजिस्ट्री करवाता है. तो जितना भी लाइन ऑफ कोड आपने लिखा है कॉल स्टैक उन सबको रजिस्टर करता है. फंक्शंस को एक एक करके सीक्वेंस में ऊपर डाले जाता है. अब जो अगली चीज आएगी वो कहां आएगी, कंसोल डॉट लॉग के ऊपर आएगी, इस जगह पे. ठीक है, ऐसा ही काम करता है कॉल स्टैक. वापस बोलता हूं, कॉल स्टैक का काम है अपने पास मेन फंक्शन को होल्ड करना और साथ में जितने भी टास्क रन हो रहे हैं उन टास्क को रजिस्टर करना. ऐसा एक काम करता है कौन, कॉल स्टैक. चलो अभी कॉल स्टैक भर गया, अभी आउटपुट कैसे आएगा. आउटपुट लाने के लिए सबसे पहले ये जो आपका फंक्शन है कौन सा, कंसोल डॉट लॉग, ये फंक्शन निकल के कहां आएगा, यहां आउटपुट के पास आएगा. तो ये फंक्शन कहां चला गया आपका, यहां पे आ गया और इसका पर्टिकुलर आंसर हमारे पास आ गया 3. डन, ये एग्जीक्यूट हो गया.
तो जरूरी नहीं है हर बार आपके आर्किटेक्चर में प्रोग्राम को चलाने के लिए नोड एपीआई और कॉलबैक क्यू का इस्तेमाल हो, पर एक चीज कंफर्म है, जब भी कोई प्रोग्राम नोड जेएस में रन किया जाता है तो एक कॉल स्टैक नाम की चीज हमेशा एग्जीक्यूट होती है बैकग्राउंड में। ठीक है, यहां तक होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब अगर इस चीज को एक बार समझना चाहें हम लोग, तो इस चीज को कुछ इस तरीके से समझेंगे कि हम जाते हैं इसके एक प्रैक्टिकल एग्जांपल और ये सब कुछ हटा देते हैं। यहां जाके हम लिखते हैं console.log और यहां पे लिखते हैं टास्क 1 करके और इसको एंड कर देते हैं। सॉरी, यहां आते हैं बाहर, एक सेकेंड, 3 बार पेस्ट करेंगे। इसको हम कर देते हैं टास्क 3 करके और टास्क 2 को यहां से हटा देते हैं और यहां पे जाके हम लगा देते हैं एक सेट टाइम आउट फंक्शन। सेट टाइम आउट फंक्शन के अंदर हम लोग यहां पे जाते हैं, ये कॉल बैक फंक्शन लगा लेते हैं, हमारा लगा दिया, और यहां पे इसको वेटिंग टाइम देते हैं 2 सेकंड का। अब यहां पे आते हैं, यहां पे आने के बाद console.log और यहां पे लिख देते हैं 2 सेकंड्स करके। इसी टास्क को वापस से कॉपी करते हैं और यहां ऊपर जाके डाल देते हैं और यहां पे डाल देते हैं टाइमर 0 सेकंड का और इसको लिख देते हैं 0 सेकंड। अब आप लोगों को क्या लग रहा होगा कि प्रोसेस कैसे चलने वाला है। पहले टास्क 1 चलेगा, उसके बाद यहां पे आएगा Node.js, इसको एग्जीक्यूशन पे छोड़ेगा, इसके लिए वेट नहीं करेगा। थर्ड टास्क पे आएगा, उसको तो वेटिंग टाइम 0 सेकंड है तो ये चल जाएगा, और उसके बाद टास्क 3 स्टार्ट होगा। पर भाई एक्चुअल आउटपुट देखते हैं एक बार के लिए, एक्चुअल आउटपुट क्या आ रहा है। जब हमने इसको चलाया तो पहले टास्क 1 चला, मतलब इसने सबसे पहले इस लाइन को चलाया, फिर ये सीधा इन दोनों को चलाए बिना सीधा किस पे आ गया, इन दोनों को चालू कर दिया और वेट नहीं किया, सीधा किस पे आ गया, टास्क 3 पे। टास्क 3 को एग्जीक्यूट करने के बाद फिर 0 सेकंड चले और फिर 2 सेकंड चले। अब इस आर्किटेक्चर को समझते हैं, इस आर्किटेक्चर से आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा Node.js काम कैसे करता है। तो यहां पे आते हैं इस एग्जांपल पे, और इस एग्जांपल पे आके हम हमारे इस वाले एग्जांपल को एक बार इरेज कर देते हैं, इनपुट वाले एग्जांपल को, इसको यहां से इरेज करते हैं क्योंकि हमें इनपुट चेंज करना है हमारा। तो ये हमने हटाया और यहां से हम जाके इसको यहां पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, सो एक कोड देखना, अब ये किस तरीके से काम करेगा वो समझ के चलते हैं। एक बार के लिए हम इस चीज को भी यहां से इरेज कर देते हैं, थोड़ा आर्किटेक्चर सही हो जाएगा। एंड ये हट गया। चलो अब क्या करते हैं, यहां पे एक बार आउटपुट का बॉक्स दोबारा बनाते हैं। ये बनाया और यहां डाल दिया आउटपुट। ना सबसे पहले क्या हुआ, टास्क 1 के पास गए और टास्क 1 कहां पे रजिस्टर होगी, मेन फंक्शन में। यहां पे रजिस्टर हुई, रजिस्टर होने के बाद सीधी कहां पे आई, आउटपुट पे, और आंसर में प्रिंट हो गया टास्क 1। डन। अब आया वो कहां पे, सेट टाइम आउट पे। अब सेट टाइम आउट जो चीज है ना तो वो चीज फंक्शन है, ना वो चीज आपकी बेसिकली कोई स्टेटमेंट है। सेट टाइम आउट जो है वो पर्टिकुलर काम करता है एपीआई में, तो ये जाके रजिस्टर होता है कहां पे, नोड एपीआई में। अब एपीआई मतलब बेसिकली हम लोग तो ये समझते थे कि एक लिंक हम लगाते हैं, उस लिंक के अंदर एक डेटा होता है, वो जब कॉल होता है तो डेटा मिल जाता है। एक्चुअली ऐसा काम नहीं होता है एपीआई का। एपीआई क्या है वो समझते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। ये करता क्या है, दो लैंग्वेजेस, कोई भी दो लैंग्वेजेस के बीच में कनेक्शन डालता है। अब जब से मैंने स्टार्ट किया तब से एक लैंग्वेज का नाम बहुत आ रहा है, सी लैंग्वेज। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि Node.js को जो बनाया गया है ना वो 3 लैंग्वेज पे बनाया गया है, C++ और जावास्क्रिप्ट। एंड जो सेट टाइम आउट फंक्शन है वो सी लैंग्वेज पे बनाया गया है। तो जब सेट टाइम आउट को कॉल किया जाता है तो वो एक्चुअली एक सी लैंग्वेज के कोड को कॉल कर रहा है, इस वजह से हमारा यूज आता है एपीआई। तो जो सेट टाइम आउट नाम की चीज है ना 2 सेकंड वाली, वो रजिस्टर होती है किसमें, एपीआई में। फिर हम गए यहां पे, ये पर्टिकुलर चीज भी किसमें रजिस्टर होगी, एपीआई में 0 सेकंड के लिए। तब तक के लिए हमारा टास्क 3 चल चुका होगा क्योंकि वो कहां आ चुका होगा, कॉल स्टैक के अंदर। उसके बाद जाके हमारा 2 सेकंड वाला जो काम है वो जाएगा कहां पे, यहां एग्जीक्यूट होने में। और ये सीधा नहीं जाता है, ये नोड एपीआई पहले अपनी इस चीज को देता है कॉल बैक क्यू को, और फिर कॉल बैक क्यू उसको देता है किसको, आउटपुट को। वापस एक बार आर्किटेक्चर समझा देता हूं, समझ लेना। जितने भी टास्क हैं, जितने भी स्टेटमेंट हैं, वो जाते हैं कॉल स्टैक में और कॉल स्टैक से सीधा चल जाते हैं आउटपुट के पास। लेकिन जो सेट टाइम आउट फंक्शन है वो जाता है नोड एपीआई के पास और फिर नोड एपीआई से जाता है
कॉल बैक क्यू के पास, और फिर कॉल बैक क्यू से जाता है आउटपुट में। ऐसा एक आर्किटेक्चर फॉलो करता है कौन, नोड.js। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।